हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में हमने सब तत्व, यौगिक, परमाणु के बारे में बहुत कुछ बातें बताए हैं। अब इस वीडियो में अब देखिए रासायनिक संयोजन कैसे होंगे, उन सब एलिमेंट्स, तत्व और यौगिक को जोड़ेंगे। अब हम जोड़कर दिखाएंगे चीजें क्या क्या हो रहे हैं। तो देखिए, जब रासायनिक संयोजन, पहले इसका नियम क्या दिया था, मतलब ये रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। जब नाम में से लगा रासायनिक और संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना। ओके, संयोजन का मतलब क्या होते हैं, योग, ये जोड़ देगा बेसिकली। ओके, संयोजन का अर्थ होते हैं जोड़ना। तो देखिए क्या होते हैं, एड होते हैं, जोड़ देगा। किसको जोड़ेगा बेसिकली, तो दो या दो से अधिक जो तत्व होंगे या यौगिक होंगे उसको जोड़ दिया जाए ना, उसे क्या कहलाएंगे, रासायनिक संयोजन होंगे। Two or more than elements or compound is added is called law of chemical combination। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को जोड़ना ही रासायनिक संयोजन कहलाते हैं। अब देखिए रासायनिक संयोजन नियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब एक आते हैं, इनके पार्ट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। फिर दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स। ओके, अब क्या होते हैं, अब इनको बारे में अब देखिए क्या क्या होते हैं। पहला हम ये बता देना चाहते हैं, जो ये दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले एक कौन सा वैज्ञानिक हुआ, लोमोनोसोव वैज्ञानिक आया। लोमोनोसोव वैज्ञानिक ने सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बतलाया। और क्या बतलाया, उसके बाद जब भी बातें बतलाया, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, लेवोसिए आए। इन दोनों ने मिलकर, और कितना में इसका खोज किया था, 1756 ईस्वी में। इन दोनों ने मिलकर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अध्ययन किया और बतलाया ना कि द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का मतलब मास होता है। मास मतलब कोई भी, जैसे मार्कर में कुछ ना कुछ मास होंगे ही, हर वस्तु में मास होते हैं। तो संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब ये होते हैं ना कि नष्ट नहीं होना। संरक्षण का मतलब नष्ट नहीं हुआ होना। तो ये जो लोमोनोसोव वैज्ञानिक और लेवोसिए मिलकर इसने बताया ना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होते हैं। उसे ही क्या बोल दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बेसिकली जब ये जान के कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न करते हैं ना ही नष्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर है, हम ये चीज को तो लिख रहे हैं, तो आप लोग समझते होंगे, तो लिखते लिखते ऐसा होगा एक बार इसका द्रव्यमान जो होंगे इंक का, वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तो ये मार्कर मान लीजिए चलाते चलाते नष्ट हो जा रहे हैं बेसिकली, तो मेरा जो द्रव्यमान तो नष्ट नहीं हो रहा है। क्यों, मतलब नष्ट हो रहे हैं बेसिकली, लेकिन दूसरे रूप में ट्रांसफर तो हो रहे हैं। दूसरे रूप में वही एनर्जी लेकर व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है। कितना अच्छा तक कि आप लोग पढ़ रहे हो, यानी नष्ट नहीं हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जा रहा है। मेरा इंक, इंक इसमें है, इसमें आ जा रहा है, और आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब ये नष्ट नहीं हो रहा है। यानी ये सब दोनों लेवोसिए वैज्ञानिक थे, बहुत इसमें योगदान दिया और यही बातें बतलाए कि अगर मार्कर से मान लीजिए बेसिकली ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उसमें नष्ट हो रहा है, या हम ही लोग दिन भर मतलब मान लीजिए एनर्जी लिए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, सुबह से खाना खा लिए हैं और उसके बाद वर्क कर रहे हैं। तो जब वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी तो लॉस हो रहा है, द्रव्यमान लॉस हो रहा है, लेकिन हम उस मतलब जो एनर्जी लिए हुए हैं, सुबह भोजन किए हुए हैं, तो दूसरे रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उस कार्य में ट्रांसफर हो गया मेरे द्रव्यमान हुए, एनर्जी हुए। तो यही बातें बतलाया कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते, मतलब द्रव्यमान अपने आप भी नहीं उत्पन्न होगा, उसको उत्पन्न करवाए जाएंगे। मतलब द्रव्यमान बेसिकली अपने आप उत्पन्न नहीं होगा। यही बात बतलाया कि द्रव्यमान अपने आप उत्पन्न नहीं होगा बेसिकली, ना ही अपने आप नष्ट भी होंगे, उसको नष्ट किए जाएंगे, और नष्ट किए जाएंगे बेसिकली नो, तो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बेसिकली ये बात समझ गए। तो क्या हो गया, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होते हैं, मतलब ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए, इसको देखा जाए तो मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड, मास इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट इज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स क्या चीज है, इसका हम बारे में बता दें तो एक इसका जो खोज किए गए 1799 ईस्वी में किए गए, इसका जो खोज का श्रेय प्राउट वैज्ञानिक को जाता है। उसने बताया ना कि जब ये देखिए स्थिर मतलब एकदम कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, स्थिर का मतलब देखिए ये कांस्टेंट होते हैं बेसिकली, स्थिर का मतलब,
अनुपात का मतलब किसी में कंपाउंड कोई होंगे, हमने तो इसका नाम में जब रासायनिक संयोजन जानेंगे तो बोले थे यौगिक ले लीजिए, मतलब कंपाउंड ले लीजिए, एलिमेंट्स ले लीजिए। तो अनुपात किसका, तो वही यौगिक का। जैसे हमने बता देते हैं H2O, ये जल है, ओके, जल का ये सूत्र है, फॉर्मूला है। तो स्थिर मतलब स्थिर है, और अनुपात देखिए अनुपात स्थिर है। कौन स्थित है, अनुपात स्थित है, में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का रेशियो से मिलकर ही क्या हो रहा है, स्थिर और अनुपात का नियम। तो उसने कहा ना कि जैसे जल है तो एक जो अनुपात होंगे, जिसे देखिए दो संबंधी क्या है, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन 2 लिए हुए हैं और क्या लिए हुए हैं, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ओके, ये मतलब ये H2O है, जल है। अब इसका हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, जैसे H और रेशियो O लिख दिए हैं। तो इसमें हम देखिए अलग अलग, जैसे एटम हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिए, तो 2 संबंधी 1। ऐसे ही हम इसका एटॉमिक नंबर से देख ले, परमाणु क्रमांक से देख ले, तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, 2 है तो 2 ले लिए, और रेशियो इसका यहाँ 1 छिपा हुआ है, ऑक्सीजन का वो 8 होता है, इंटू 8 ले लिए, तो 2 का 2 मतलब आई रेशियो 8 हो जाएंगे। इसको कटा भी दोगे ना बेसिकली, तो 1 रेशियो क्या हो जाएंगे, 4। ऐसे ही करके हम एटॉमिक मास पर भी ले लें, ये नंबर था, यहाँ पर मास पर भी ले लेना हम, तो देखिए बेसिकली क्या होते हैं, ये 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार भी 1 होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो 1 हो गया रेशियो, ऑक्सीजन का 1 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का वो 8 16 होते हैं, तो हम 16 लिख दिए, तो गुणा करो होते हैं, और हम ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे 16, तो कटा भी दोगे ना तो 1 रेशियो क्या हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अब देखिए बेसिकली जब हम जान चुके कि 1 रेशियो क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 1 रेशियो 4 आ रहे हैं, और 2 रेशियो 1 आ रहे हैं, तो उसने कहा ना प्राउड वैज्ञानिक ने कि आप जो जल का ये अलग अलग हम निकाले हुए हैं, आप इन चीज को आप मान लीजिए कि हैंड पंप हो, नदी हो, या कहीं से इस जल को प्राप्त करो, आप कहीं से, इनका जो रेशियो होंगे बेसिकली सेम होंगे, ना कि डिफरेंस होंगे अलग। हम नदी से पानी ले लिए, नदी से लिए, समुद्र से लिए, हैंड पंप से लिए, अब अलग अलग तरीका से कहीं से आप लोगे ना, ओकर है सब रेशियो इक्वल आएगा, आप कहीं से जल को लो। तो ऐसे ही बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबका अगर हम देखा जाएगा उन्हें निकाल कर रेशियो, तो वो स्थिर होते हैं। तो वही लिए अपना प्राउड वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया कि जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं उनका जो अनुपात होती है, इक्वल होती है, आप उसे किसी तरीका से क्यों ना प्राप्त करो, रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रिएक्शन या फिजिकल केमिकल मतलब फिजिकल रिएक्शन, कुछ भी करके आप प्राप्त करो, उनका स्थिर अनुपात, इस सब रेशियो क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। बतलाया इस सब के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए हम जब जितला दिए इक्वल होंगे तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। एलिमेंट्स तत्व क्या चीज है, तत्व ये चीज है ना, मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होती है, एटम ही होती है, बट ये अपने प्योर फॉर्म में रहती है, शुद्ध रूप में होती है। जितने ये मतलब बेसिकली आप लोगों को परमाणु के बारे में बता दिए हैं, तो ये एक प्रकार के परमाणु ही होती है, लेकिन ये क्या होती है, अपने प्योर फॉर्म में होती है। उसको तोड़ा जाए ना तो वही निकलेगा, कल तोड़ा जाए, मान लीजिए ये मार्कर है ना, तो मान लीजिए जैसे सोडियम हो गया, सोडियम मतलब हल्दी वगैरह जैसा होता है, मान लीजिए सोडियम है, अगर मान लीजिए सोडियम सिर्फ एलिमेंट से तत्व है, इसको तोड़ेंगे ना तो सोडियम का ही पार्ट निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो यही कहता है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एलिमेंट्स, मतलब अपने प्योर फॉर्म में रहेगा, अपने शुद्ध रूप में होगा, मतलब एक प्रकार के ऐसे परमाणु जो अपने प्योर फॉर्म में शुद्ध रूप में हो, उसे ही क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। समझ गए, जब तत्व जान गए कि प्योर फॉर्म में रहते हैं, अपने शुद्ध रूप में रहते हैं, जितने भी होते हैं वो तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ऐसे ही करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, उस सबके सब अपना अपना शुद्ध फॉर्म में होते हैं। प्योर मतलब प्योर में क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में शुद्ध रूप में होते हैं। उनको जस्ट तोड़ेंगे ना, अलग अलग विभक्त करेंगे ना, तो वह क्या होते जाएंगे, उसी का अलग अलग पार्ट निकलता जाएगा, अलग अलग पार्ट निकलते जाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। अब देखिए जब तत्व जान गए तो कुछ वैज्ञानिक ने आए और ओल्ड सैंपल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों को याद करने के लिए कैसे याद किया जाए, तत्वों का प्राचीन प्रतीक का यूज किया, कैसे कैसे इतना सारे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद किया जाए, तो उनको ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ प्रतीक का यूज किए। सबसे पहले जब वैज्ञानिक ने आए, जब प्रतीक जैसे डाल्टन वैज्ञानिक ने आया,
तो उसने कहा ना कि इतना सारे एलिमेंट्स है, उसको कैसे याद किया जाए। तो उनको याद करने के लिए हम लोग का जो जो मान लीजिए मतलब सौरमंडल है ना, सौरमंडल के जितने भी जैसे ग्रह लिए गए हैं, ग्रह से रिलेट किए गए सैटेलाइट्स जो होते हैं, मान लीजिए वो ग्रह जो होते हैं उनसे ही रिलेट किए गए। उसने बतलाया ना कि जैसे सोना होते हैं तो सूर्य जैसा, ये सूर्य जैसा दिख रहा है ना, तो कहा कि सोना को हम सूर्य जैसा यूज करेंगे। जैसे Fe मान लीजिए, जैसे फिर मान लीजिए Fe लोहा हो गए, तो जैसे लोहा हो गया तो शनि ग्रह जैसा, वो शनि ग्रह ऐसे होते, शनि ग्रह को दर्शा दिया। फिर चांदी हो गए तो उसने कहा कि चांद जैसा होते हैं, इसलिए चांदी को दर्शा दिया। मतलब ऐसे ही बहुत सारे तत्वों को लिए गए और सबका श्याम से रिलेटेड किए गए, समझ गए। तो ऐसे ही मतलब ये क्या था, तत्वों का परचिन्ह प्रतीक था। तो ऐसे ही देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने कि अगर ऐसे ही मतलब ये सब के सब वो रसायनज्ञों ने ही कर किया था, जिसे कीमियागार बोलते हैं, कीमियागारों ने ये सब प्रतीक देना स्टार्ट किया था। तो देखा कि जब तत्वों का हम परचिन्ह प्रतीक यूज कर रहे थे, इतना सारा एलिमेंट्स है, तत्व है, हम उनका ऐसे प्रतीक देते जाए, सैंबल देते जाए, तो हम लोगों से याद करना असंभव हो जाएंगे चीजें। तो इसलिए इन चीजों को हटा दिया गया। इस चीज को मतलब तत्वों का परचिन्ह प्रतीक को हटा, परचिन्ह प्रतीक के बाद अब डाल्टन वैज्ञानिक आया, जिसे डाल्टन का मतलब तत्वों का डाल्टन प्रतीक कहते हैं। डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया ना, जिसे देखिए डाल्टन वैज्ञानिक ने 1808 ईस्वी में बतलाया कि जितने भी ये एलिमेंट्स तत्व दिए गए थे, जैसे ये तत्वों का परचिन्ह नाम था, तो इसने कहा ना कि हम जब भी दर्शाएंगे वो एक सर्कल गोले के अंदर, जैसे हमने जानते हैं कि ये परमाणु हो गए, एटम हो गए, एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बता दिया बेसिकली ये क्या है, नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो उसने डाल्टन वैज्ञानिक ने बताया ना कि हम एक सर्कल गोले के अंदर लेंगे और एक सैंबल बिंदु लेंगे, मतलब पॉइंट्स करेंगे, उसके अंदर पॉइंट कर देंगे ताकि वो न्यूक्लियस को दर्शाए। मतलब क्या कर दे, न्यूक्लियस को सैंबल दे दिया, मतलब न्यूक्लियस को डिनोट करे। तो उसने कहा ना कि हम देखिए सब गोला दिख रहा है ना, तो उसी का ये देन है, डाल्टन वैज्ञानिक का ही देन है कि उसने गोला के अंदर ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, दर्शाना स्टार्ट कर दिया, जबकि इसमें ऐसा नहीं था, मतलब परचिन्ह में नहीं था। डाल्टन के प्रतीक के अनुसार यही बस कहे जाएंगे कि इसने क्या किया था, एक सर्कल के अंतर्गत, गोले के अंतर्गत उसने पॉइंट के रूप में दर्शाया, काहे कि जो अंदर लेंगे वो न्यूक्लियस नाभिक को दर्शाएगा। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को सर्कल के अंदर एक पॉइंट कर दिया उसने डाल्टन वैज्ञानिक ने। फिर कार्बन को दर्शाने के लिए उसने कह दिया कि पूर्ण रूप से इसको ब्लैक कर देंगे, मतलब इसको पूर्ण रूप से मतलब वो ढक दिया चीजों को। फिर ऑक्सीजन को लिया तो एक सर्कल बना दिया, उसने कहा कि बीच में क्या होंगे, रिक्त स्थान होंगे। फिर एक सोना को दर्शाने के लिए उसने मतलब सर्कल जैसा बनाया और दो ये क्या कर दिया, पैरेलल क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन खींच दिए। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, बहुत सारे तत्व है तो सबको दर्शाना स्टार्ट किया था। फिर उस कीमियागारों ने, साइंटिस्टों ने, केमिस्ट्री साइंटिस्टों ने देखा कि अगर इन तत्वों को हम क्या करें, ऐसे दर्शाएं तो याद करना इम्पॉसिबल चीजें हो जाएंगे, असंभव हो जाएंगे। तो इन चीजों की याद करने के लिए फिर क्या किए गए, अब ये परचिन्ह किए गए, ये भी फेल हो गए, ऐसे दर्शक कितना याद कर सकते हैं। फिर डाल्टन ने आए और ये प्रतीक दिए, ये भी फेल हो गए। तो अब क्या हुआ, अब आधुनिक आए। अब आधुनिक के अनुसार देखिए, जो हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, आधुनिक का ही देन है। अब देखिए ये आधुनिक क्या होते हैं, अब आधुनिक के बारे में हम बताने। अब मॉडर्न सैंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आधुनिक प्रतीक में क्या क्या बतलाए गए थे। अब ये आधुनिक मतलब तत्काल में, बाद में, ये सबसे बाद में बनाए गए। जब ये स्वीडन के वैज्ञानिक 1814 ईस्वी में बार्जिलियस ने बतलाया ना कि इन तत्वों इतना सारे जो है, हम अगर मान लीजिए ग्राफ के द्वारा याद किया जाए तो बहुत ही टफ पड़ जाएंगे, कठिन हो जाएंगे। तो इन चीजों को याद करने के लिए उसने अलग अलग सैंबल लिया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो उसने कहा ना कि हाइड्रोजन का हम जो फर्स्ट लेटर है उसके पहले अक्षर का यूज करेंगे। देखिए बेसिकली तो हाइड्रोजन हो गया, पहला ये एलिमेंट्स तत्व हो गए, तो एच का प्रयोग किया। कौन किया, बार्जिलियस वैज्ञानिक का ही आज देन है कि हम लोग सब एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं। तो बतलाए से हाइड्रोजन हो गए, तो पहला तत्व लिए एच, कैपिटल को दर्शाया। मतलब उसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे अधिकांशतः उसका फर्स्ट लेटर लेंगे और कैपिटल के द्वारा ही दर्शाए जाएंगे। हाइड्रोजन का एच, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन तत्व है, एलिमेंट्स है, इसका ओ को लिया गया। उसने बताया कि कैपिटल के द्वारा, ओ के द्वारा कार्बन ले लो, तो कार्बन को सी के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए पहला फर्स्ट लेटर ले आया, लेकिन जब ये इतने बार जिलियस ने बता दिया ये चीजों को कि फर्स्ट लेटर के द्वारा दर्शाए जाएंगे, ये सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब देखिए फिर जब ब्रोमीन जब मान लो लिए, तो उसने कहा ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, कुछ ऐसे तत्व एलिमेंट्स होते हैं जिसका नाम स्टार्टिंग में तो सेम लेटर से होंगे, सेम अक्षर से होंगे। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन हो गए, बिस्मथ हो गए, तो देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको याद करने के लिए कठिन हो जाएंगे। तो उसने कहा ना कि उनका हम जो
जिसका नाम जो सेम होंगे, मतलब सेम लेटर से स्टार्ट होंगे, अक्षर से स्टार्ट होंगे, उसका 2 लेटर दो क्या लेंगे, 2 अक्षर के द्वारा दर्शाए जाएंगे। और उसने कहा 2 अक्षर, जैसे मान लो ब्रोमीन हो गए तो BR के द्वारा दर्शाए जाएंगे। और उसने कहा कि जो पहला अक्षर होंगे, फर्स्ट लेटर होंगे, वो कैपिटल होंगे, बड़े अक्षर में होंगे, और छोटे, और दूसरा जो होंगे स्मॉल होंगे, मतलब छोटे अक्षर में होंगे। ओके, छोटे अक्षर में दर्शाया। मान लीजिए बिस्मत हो गए तो इस समान है ब्रोमीन BR से, मतलब हो रही है, तो उसने कहा तो BB से नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या लिया, 2 लेटर ले लिया, तो उसने क्या कर दिया, ब्रोमीन को BR के द्वारा। ये देखिए कैपिटल है वो स्मॉल। फिर ऐसा ही बिस्मत हुआ ना, तो क्या हो गया BIS, तो देखिए इससे क्या किया, BI 2 लेटर ले लिया, और देखिए पहला अक्षर B कैपिटल और दूसरा स्मॉल, तब जाकर ये सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हुआ। जैसे और देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट में CO और कैल्शियम C, तो है तो एगो नहीं लेंगे ना, मतलब घबरा जाओगे, एक को कैसे याद करोगे, तो एक की याद करने के लिए उसने बार्जिलियस ने क्या कह दिया, जैसे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को CO ले लो, 2 अक्षर, तो एगो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, तो ऐसे ही कैल्शियम CA, तो एगो पहला C कैपिटल और दूसरा स्मॉल, तब तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। यही बार्जिलियस का ही देन है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जिसका लैटिन नाम के अनुसार उसका नामकरण करते हैं, सैंबल लेते हैं, लैटिन शब्द के अनुसार उसका सैंबल प्रतीक को दर्शाए जाते हैं। जैसे मान लो सोडियम, जैसे सोडियम को जो लैटिन नाम है उसका क्या बोलते हैं, नाइट्रियम, जैसे नाइट्रियम बोलते हैं। देखिए जैसे बेसिकली क्या हो जाएंगे Na, तो इसको ऐसा दर्शाओगे। फिर जैसे मान लीजिए पोटेशियम, तो पोटेशियम का लैटिन जो नाम है वो क्या बोलते हैं, कैलियम, तो Ca, देखिए कैलियम है तो Ca मतलब, और तो ये क्या दर्शा देंगे, C के द्वारा दर्शा देंगे। ऐसे ही बहुत सारे मतलब सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया तत्वों के आधुनिक प्रतीक के अनुसार। मतलब बार्जिलियस का ही देना है कि हम लोग जितने भी तत्व एलिमेंट्स हैं सबको हम लोग नामकरण को सैंबल के द्वारा दर्शाते हैं। आज इसी का ही देन है कि हम हर तत्वों को याद करने में हम लोगों का सहूलियत प्राप्त हुए, इन्हीं सब का देन है। अब हम अगले वीडियो में अगले बातें करेंगे।